नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण आप सभी का टॉप 5 डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों पर बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम देश और दुनिया की उन 5 बड़ी खबरों को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी 5 खबरें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और देखते हैं कि वो 5 खबरें कौन सी हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको नंबर दिला सकती हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम पहली खबर की बात करें तो एक बहुत ही बड़ी खबर है और ख़बर क्या है कि सरकार ने एक स्कीम की शुरुआत की है और वो स्कीम क्या है चलिए समझते हैं। अगर आप ये आर्टिकल देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, इसको पढ़िए तो लिखा है मिड डे मील स्कीम टू बी नाउ कॉल्ड पीएम पोषण, यानी पहले जो मिड डे मील स्कीम थी सरकार की उसको अब पीएम पोषण कहा जाएगा। टू कवर स्टूडेंट्स ऑफ प्री प्राइमरी क्लासेस ऑल्सो, कहा गया है कि अब ये स्कीम प्री प्राइमरी क्लासेस के जो बच्चे हैं उनको भी कवर करेगी। तो याद रखिएगा कि पहले जो मिड डे मील स्कीम थी जिसके तहत प्रत्येक सरकारी स्कूल में या सरकारी जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल होते हैं वहाँ पर बच्चों को क्या दिया जाता था, एक टाइम का खाना दिया जाता था। अभी उस स्कीम का नाम बदल कर दिया गया है क्या, पीएम प्रधानमंत्री पोषण स्कीम। तो चलिए समझते हैं पूरी मामला क्या है। अब अगर हम बात करें सबसे पहले देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा फिर इस स्कीम पर आऊंगा। तो हम बात करेंगे कि भारत में जब 90s चल रहा था, 90s का टाइम था, तो उसके पहले देखेंगे आप कि कई सारी रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई कि भारत में बच्चे बहुत अच्छा न्यूट्रिशन नहीं पा रहे हैं जिससे उनके भविष्य के साथ भी समस्याएं आएंगी और बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव उन पर पड़ रहे थे। इसीलिए सरकार ने 1995 में एक स्कीम शुरू की और उस स्कीम का नाम था मिड डे मील स्कीम। अब ये स्कीम जो शुरू की गई थी ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसको हिंदी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत 1995 में ये स्कीम शुरू की गई थी। अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर दिया गया है क्या, अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। तो पहले ये जान लीजिएगा कि अब ये जो स्कीम थी मिड डे मील स्कीम ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती थी। अब बात आती है कि ये है क्या। देखिए इस स्कीम में बेसिकली होता क्या था कि जो भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, फिर से बोल रहा हूँ 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं जो क्लास 1 से लेकर 8 तक यानी प्राइमरी और अपर प्राइमरी में पढ़ रहे हैं उनको दिन का एक टाइम का भोजन इस स्कीम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता था। फिर बोल रहा हूँ क्लास 1 से 8 तक के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को मिड डे मील स्कीम के तहत एक टाइम का भोजन उपलब्ध कराया जाता था। और यदि एक टाइम का भोजन राज्य सरकारें उपलब्ध नहीं करा पाती थी तो इसके बाद उनको एक प्रकार का भत्ता दिया जाता था, कंपनसेशन दिया जाता था, जो भी आप समझिए। तो इस बात को याद रखिएगा कि ये जो स्कीम है इसके पहले एक स्कीम थी मिड डे मील स्कीम जिसके तहत जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं जो क्लास 1 से 8 तक में पढ़ रहे हैं यानी प्राइमरी और अपर प्राइमरी में पढ़ रहे हैं उनको एक टाइम का खाना उपलब्ध कराया जाता था। और यही स्कीम क्या कहलाई, यही स्कीम कहलाती थी मिड डे मील स्कीम। यदि कभी उनको खाना नहीं उपलब्ध कराया जाता था तो उनको एक प्रकार का फूड अलाउंस या भत्ता भी प्रदान किया जाता था। अगर कभी राज्य सरकारें असमर्थ होती थी खाने की कमी के कारण या किसी अन्य कमी के कारण स्कूल में बच्चों को खाना नहीं मिलता था तो उसके लिए उनको फिर भत्ता दिया जाता था। ये हमारी स्कीम थी और इस स्कीम का नाम था मिड डे मील स्कीम। अभी न्यूज़ क्या है कि सरकार ने, आप ये देखिए, नेशनल स्कीम फॉर मिड डे मील इन स्कूल्स रीनेम्ड, यानी फिर से उसका नाम कर दिया गया है एज नेशनल स्कीम फॉर पीएम पोषण, यानी प्रधानमंत्री पोषण स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि इसका भारत पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो चलिए समझते हैं कि ये पीएम पोषण स्कीम क्या है। देखिए इस स्कीम के माध्यम से भी क्या किया जाएगा कि बच्चों को एक टाइम का खाना उपलब्ध कराया जाएगा। फिर बोल रहा हूँ इस स्कीम के माध्यम से बच्चों को एक टाइम का खाना उपलब्ध कराया जाएगा, पहली चीज़ है। अब इसमें नया क्या है ये समझते हैं। देखिए पहले क्या था कि जब ये मिड डे मील स्कीम आई थी तब बेसिकली जो पढ़ाई 90s में शुरू होती थी सरकारी स्कूलों में या जो भी स्कूल ऐसे हैं जिनको सरकारी सहायता प्राप्त होती है
उनमें जो पढ़ाई शुरू होती थी बेसिकली वो क्लास फर्स्ट से शुरू होती थी। इसलिए उन स्कूल्स में प्राइमरी और अपर प्राइमरी को शामिल किया गया था, मतलब 1 to 8th शामिल किया गया था। क्यों? क्योंकि अगर आप 20-25 वर्ष पहले देखो जब ये स्कीम शुरू हुई थी, तो उस टाइम आप क्या देखोगे कि ये स्कीम जब शुरू हुई थी तो स्कूल्स में पढ़ाई जो खासकर गवर्नमेंट स्कूल होते थे उनमें 1 से 8th तक होती थी। तो अभी क्या किया सरकार ने कि इसमें पहले क्या था, पहले था प्राइमरी, और अभी क्या कर लिया है, इसमें सरकार ने प्री प्राइमरी को भी शामिल कर लिया है। यानी ऐसे सरकारी स्कूल या सरकारी सहायता या अनुदान प्राप्त स्कूल जो क्या करते हैं, जिसमें बच्चे जाते हैं, और अभी आपको पता है कि एजुकेशन में जो क्लास फर्स्ट से पहले के भी कई क्लासेस आ गए, LKG, UKG, नर्सरी, ये सारी क्लासेस आती हैं। तो इन जो ये वाले छोटी क्लास हैं यानी प्राइमरी जो आप कहते हो, जिसको आप कहते हो कि लोअर प्राइमरी या आप LKG, UKG नाम से जानते हो, अभी क्या किया गया है, ये जो नई स्कीम है प्रधानमंत्री पोषण स्कीम, इसका विस्तार आपको कहाँ मिल जाएगा, प्री प्राइमरी में भी मिल जाएगा, उन बच्चों को कवर किया गया है। साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि वो इसके माध्यम से 11.8 करोड़ बच्चों को यानी 11.80 करोड़ चिल्ड्रन को कवर करेगी जो भारत के 11.20 लाख स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। यानी इस स्कीम के माध्यम से सरकार उन बच्चों को कवर करेगी जो सरकारी स्कूल और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 11 कितने लाख स्कूल में, 20 लाख स्कूल में पढ़ रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज इसमें क्या कही गई है कि इसमें सरकार कह रही है कि आपको पता है कि सरकार जो सरकारी स्कूल्स होते हैं या सरकारी जो सहायता प्राप्त स्कूल होते हैं वहां पर अब क्या करेगी, पहले से भी काम हो रहा है, न्यूट्रिशनल गार्डन बनाए जाएंगे। न्यूट्रिशनल गार्डन का मतलब ये हुआ कि सरकार वहां पर प्रोत्साहित करेगी कि पेड़ पौधे लगाए जाएं। इसका फायदा क्या होगा कि जो बच्चों को खाना बनता है अगर छोटे पैमाने पर वहीं पेड़ पौधे लगाए गए, मान लिया टमाटर का पेड़ लगा दिया गया, तो उस टमाटर का प्रयोग बच्चों के खाने में हो जाएगा। तो न्यूट्रिशनल गार्डन का मतलब क्या हुआ कि बच्चों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की प्राप्ति हो जाएगी सरकार की इस स्कीम के माध्यम से। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य यही है कि जो भी पेड़ पौधे किसी स्कूल के प्रांगण में लगेंगे, स्कूल के मैदान में लगेंगे, उसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे और उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को इस स्कीम के माध्यम से जो सरकारी स्कूल हैं या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं उनके द्वारा बनाए जाने वाले खाने में प्रयोग किया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि सरकार इसके माध्यम से तिथि भोजन के कॉन्सेप्ट को प्रमोट कर रही है। किस कॉन्सेप्ट को? तिथि भोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात आती है कि आखिर ये तिथि भोजन क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर तिथि भोजन क्या है। देखिए, आप सबको पता है कि हम सबका बर्थडे होता है या कोई विशेष त्यौहार होता है तो कुछ लोग बर्थडे में सोचते हैं पार्टी कर लें, कुछ लोग सोचते हैं कि चलो अनाथालय चले बच्चों को दान कर दें, कुछ लोग चलते हैं चलो सरकारी स्कूल चलें बच्चों को कुछ खिला पिला दें। तो तिथि भोजन क्या है, सरकार इस बात पर फोकस कर रही है कि अगर किसी का कोई विशेष त्यौहार है या विशेष उत्सव है जैसे बर्थडे, तो व्यक्ति आएँ और सरकारी स्कूल में इस प्रकार की व्यवस्था करवाएं कि चलिए एक दिन का खाना हमारी तरफ से हो जाएगा। तो यही हो गया तिथि भोजन। इसके माध्यम से बेसिकली उद्देश्य यह है कि जो बच्चों को खाने की सप्लाई होगी सरकार उसको बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो इस बात को याद रखिएगा कि तिथि भोजन जो इसमें एक कॉन्सेप्ट आ रहा है ये क्या है, कोई विशेष अवसर पर या विशेष त्यौहार पर कुछ लोगों के द्वारा बहुत सारा मतलब कंट्रीब्यूशन दिया जाता है या साथ ही साथ कुछ लोग अपने दोस्तों में ही बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो सरकार प्रधानमंत्री पोषण स्कीम के माध्यम से कह रही है कि जो विशेष ओकेजन है उसमें आप सरकारी स्कूल में पहले ही बता दीजिए कि फला तारीख को मेरा बर्थडे है और उस दिन खाने का जो भी स्कूल का खर्चा है तो उसे हम वहन करेंगे, हम खर्चा देंगे और हमारे पैसे से बच्चों को खाना खिलाया जाए। तो पुण्य का काम भी है, अच्छी स्कीम है। साथ ही साथ जो तीसरा एक यहाँ पर आप देखोगे जो एक प्रोविज़न है वो है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का। जैसे आपको पता है कि हमारे भारत में नीति आयोग ने 112 यानी 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या आकांक्षी जिलों की घोषणा की है। अब ये आकांक्षी जिले क्या होते हैं या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या होते हैं? आपको पता है कि भारत में कुछ जिले ऐसे हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं, इसीलिए नीति आयोग ने उन्हें सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों की श्रेणी में नहीं रखा ताकि वहाँ के लोगों को बुरा लगेगा। इसलिए नीति आयोग ने उनको कह दिया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या आकांक्षी जिले। तो इस स्कीम के माध्यम से कहा गया है
कि आकांक्षी जिले या अन्य जिले जहां पर कई प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे एनीमिया की समस्या है, तो वहां पर सरकार सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन पर भी फोकस करेगी। यानी सरकार वहां पर अतिरिक्त कुछ पैसा दे सकती है, अतिरिक्त न्यूट्रिशन की व्यवस्था कर सकती है। जो मिड डे मील स्कीम की योजना थी, जो इसके पहले स्कीम थी, वहां पर यह प्रोविजन था कि सरकार अतिरिक्त कुछ भी नहीं करती थी। अभी कुछ चेंज किया गया है और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की व्यवस्था की गई है। मतलब कि अगर कोई ऐसा जिला है या कोई ऐसा स्कूल है जहां पर बच्चों में एनीमिया के लक्षण ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, या ऐसा कोई जिला है जिसको नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या आकांक्षी जिलों की श्रेणी में शामिल कर दिया है, और वहां पर किसी प्रकार के बच्चे सरवाइव कर रहे हैं एनीमिया जैसी बीमारियों से, तो वहां पर क्या होगा कि सरकार सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की व्यवस्था करेगी और अतिरिक्त न्यूट्रिशन की भी व्यवस्था कर देगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सरकार यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की भी व्यवस्था कर रही है। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या है, इसको समझने का प्रयास करिए। पहले क्या होता था कि देखिए, जो मिड डे मील स्कीम थी वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, केंद्र प्रायोजित योजना। जो पहले वाली स्कीम थी वो कैसी थी, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम या केंद्र प्रायोजित योजना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है वहां पर जो भी किसी योजना का खर्च होता है उसको राज्य और केंद्र दोनों वहन करते हैं। लेकिन जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है वहां पर जो खर्चा होता है, वो जो केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है, वो पूरा केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। तो जो मिड डे मील स्कीम है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड या केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र प्रायोजित स्कीम है थी। अभी तो इसका नाम बदल दिया गया है। तो अभी सरकार यहाँ पर क्या कह रही है कि पहले सरकार, जब केंद्र प्रायोजित योजना में क्या होता है कि सरकार अपना पैसा भेजती थी राज्य सरकार के पास, राज्य सरकार फिर मिड डे मील जो स्कीम थी उसका पैसा भेजती थी डिस्ट्रिक्ट और जो तहसील स्तर पर जो भी अथॉरिटीज़ होती थी उनके पास, और वहाँ से पैसा पहुँचता था स्कूल। तो आप देख रहे हो, पहले केंद्र से राज्य सरकार के पास, राज्य सरकार से फिर ये डिस्ट्रिक्ट या तहसील स्तर पर जो भी प्राधिकरण या अथॉरिटीज़ होती थी उनके पास पहुँचता था, फिर वो अथॉरिटीज़ उस पैसे को स्कूल तक भेजती थी। तो इससे क्या होता था कि जो फंड जाता था इसमें बहुत प्रकार लेट होता था, कई प्रकार के समस्याएं आ रही थी। इस स्कीम के माध्यम से, यानी प्रधानमंत्री जो स्कीम है, कौन सी, पीएम पोषण स्कीम जो है, इसके माध्यम से सरकार क्या कर रही है, इसके माध्यम से सरकार ये करेगी कि सरकार यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसा भेजेगी और राज्य सरकार उस पैसे को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या स्थानांतरण के माध्यम से राज्य सरकार ही उसको स्कूल के पास भेज देगी। यानी पहले जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या तहसील लेवल पर ये पैसा जाता था वो एक स्टेप हटा दिया गया है ताकि पैसे का क्रियान्वयन उचित रूप से हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक चीज़ क्या कही गई है, इसके अलावा कही गई है कि प्रत्येक स्कूल में एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट होगा। न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट का मतलब है कि ऐसा एक्सपर्ट जो बच्चों का बॉडी मास देखेगा और बहुत सारी देखेगा कि उनका हीमोग्लोबिन कैसा है और खाने में क्या चेंज करना चाहिए, किस न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ानी चाहिए, किसकी कम कर देनी चाहिए। तो इस सब के लिए एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट होगा जो बच्चों के स्वास्थ्य की देखरेख में विशेष भूमिका निभाएगा। साथ ही साथ इस स्कीम में सरकार ने सोशल ऑडिट की व्यवस्था की है। सोशल ऑडिट क्या होता है ये समझो। सोशल ऑडिट क्या होता है भाई, इसको समझ लो। देखो, अक्सर हम कहते हैं कि सरकार की ये स्कीम जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रही है। हम आरोप लगाते हैं कि सरकार की मनरेगा स्कीम या A to Z कोई भी स्कीम जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रही है। इसलिए जो अभी मोदी गवर्नमेंट है, इसने जो ये स्कीम लॉन्च की है प्रधानमंत्री पोषण स्कीम, इसमें क्या व्यवस्था की गई है कि आप जाइए और खुद चेक कर लीजिए। यानी जनता को अधिकार दिया गया है जिसे हम कहते हैं सोशल ऑडिट। वो जाकर वहाँ चेक कर सकती है कि क्या ये स्कीम सही ढंग से काम कर रही है। साथ ही साथ सरकार जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के छात्र हैं उनको भी प्रेरित करेगी कि वो ऐसे छोटे छोटे स्कूलों में जाएं, सरकारी स्कूलों में या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में, और देखें कि क्या वहाँ पर काम ठीक ढंग से हो रहा है। इसी को कहा जाता है सोशल ऑडिट। साथ ही साथ जो अंतिम प्रोविज़न है इस स्कीम का बड़ा, वो ये है कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है या जो वुमेन्स के कुछ संगठन होते हैं जिन्हें हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जानते हैं,
वो लोग अगर पीएम पोषण स्कीम को सपोर्ट करना चाहते हैं और ये व्यवस्था करना चाहते हैं कि कुछ खाना हमारी तरफ से भी बच्चों को मिले, तो उनको सरकार आमंत्रित कर रही है। तो उम्मीद है इस स्कीम को हमने व्यापक तौर पर डिस्कस किया है और इसके सारे जो प्रोविजंस थे उनको हमने कवर कर लिया है। तो याद रखना कि यह स्कीम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये प्रधानमंत्री पोषण स्कीम मिड डे मील जो पहले स्कूलों में चलती थी अब उसका स्थान लेगी। मुख्य अंतर जो सबसे बड़ा है वो ये है कि तब जब वो शुरू की गई थी तो 1 से 8th तक के बच्चों को कवर किया गया था, अब प्री प्राइमरी बच्चों को भी कवर किया जाएगा इस स्कीम के माध्यम से। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे इस स्कीम का मतलब क्या है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है क्योंकि जब मिड डे मील स्कीम आई थी तो लगातार एग्जाम्स में आप देखेंगे पूछी जाती थी जब भी उसमें कोई चेंज होता है, क्योंकि सरकार की बड़ी पॉलिसीज़ के अंतर्गत वो आती है, पूछी जाती है। तो याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसके नोट्स बना लीजिएगा, देख लीजिएगा किस मंत्रालय की स्कीम है, किसने लॉन्च किया है, ये सब आपके लिए जानना ज़रूरी है। मोनिका चौरसिया गुड मॉर्निंग, रौनक भट्ट गुड मॉर्निंग भाई, शालिनी कश्यप गुड मॉर्निंग। तो चलते हैं हम दूसरी स्कीम पर, और दूसरी स्कीम जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से रिलेटेड मामला है। क्यों ऐसा मामला है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जो कि काफ़ी बड़ा फैसला है और हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, देखिए क्या कह रहा है। नो लॉ कैन टेक अवे कोर्ट्स पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, यानी कह रहा है कि कोई कानून जो सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी कोर्ट की जो अपनी अवमानना के लिए या अपमान के लिए दंड देने की शक्ति है उसको नहीं छीन सकता है। इस बात को याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि कोई भी कानून जो सरकार बनाए, संसद बनाए, वो सरकार की, वो सुप्रीम कोर्ट की जो दंड देने की शक्ति है। यानी आपको पता है कि भारत में जो न्यायालय है उसको अपने अपमान के लिए, जिसको हम बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, या अपनी अवमानना के लिए जो दंड देने की शक्ति है, उससे संबंधित ये आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि संसद का कोई भी कानून सुप्रीम कोर्ट के जो अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है उसको नहीं छीन सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत जब सुप्रीम कोर्ट दंड देती है तो वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यानी संवैधानिक अधिकार है, और कोई भी कानून उसको छीन नहीं सकता है। तो चलिए समझते हैं ये पूरा मामला क्या है। देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अक्सर खबरों में रहता है कि न्यायालय की अवमानना है क्या। अगर हिंदी में मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं न्यायालय की अवमानना। तो चलिए समझते हैं ये पूरा मामला क्या है, न्यायालय की अवमानना होता क्या है। देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक पर पहुंचने से पहले न्यायालय की अवमानना मतलब होता है कि न्यायालय का कोई डिसीजन ना मानना। साथ ही साथ हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसको कह सकते हैं कि न्यायालय के ऊपर अनावश्यक कमेंट करना, उसके काम में दखलंदाजी करना। तो इन सब को हम कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या न्यायालय की अवमानना। अब न्यायालय की अवमानना जो शब्द है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई आर्टिकल ऐसे हैं जो इसका समर्थन करते हैं। जैसे अगर मैं 2 आर्टिकल की बात करूंगा, इन दोनों आर्टिकल के बारे में ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमारे जो संविधान है, जो भारत का संविधान है, चलिए समझते हैं पूरा क्या है। हमारे भारत के संविधान में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या न्यायालय की अवमानना से संबंधित 2 आर्टिकल हैं। एक है 142 क्लॉज 2, आर्टिकल 142 का क्लॉज 2 है। दूसरा है आर्टिकल 129, ठीक है ना। यानी 2 आर्टिकल को अगर आपने समझ लिया तो आपको ये पूरा न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ जाएगी। देखिए, जो पहला आर्टिकल है इधर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर यानी 142 क्लॉज 2 क्या कहता है? कहता है कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत, यानी संसद द्वारा बनाई गई विधियों के द्वारा या संसद जो भी लॉ बनाता है उसके तहत कोर्ट को अपनी या सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना के लिए, अपमान के लिए दंड देने की शक्ति होगी। यानी इसको अगर मैं एक माइंड मैप बनाऊं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यहां पर कहा गया है आर्टिकल 142(2) में पार्लियामेंट के लॉ के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। यानी यहां पर समझिए क्या मतलब हुआ कि जो हमारी संसद है अगर वो कोई कानून बनाएगी और उस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपने अपमान के लिए, अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है,
तो या इस आर्टिकल पर अगर आप फोकस करोगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर पार्लियामेंट की दिख रही है कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना क्या है, इसके लिए भी संसद कानून बना रही है। दूसरा आर्टिकल आ जाओ, ठीक है। दूसरे आर्टिकल में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना के लिए, अपने अपमान के लिए दंड देने की समस्त शक्ति होगी, दंड देने की समस्त शक्ति होगी, ठीक है ना। अब इन दोनों आर्टिकल में अगर आप तुलना करो तो पहले आर्टिकल में आपको सुप्रीम कोर्ट की अपनी अवमानना के लिए जो दंड देने की शक्ति वो कमजोर प्रतीत होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर कहा गया है कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन रहते हुए सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना के लिए, कंटेम्प्ट के लिए दंड देने की शक्ति होगी। लेकिन अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 129 पढ़ लो तो वहां पर कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की समस्त शक्तियां होंगी। मतलब यहां पर सुप्रीम कोर्ट सबसे भारी लग रही है, यहां पर पार्लियामेंट का कानून भारी लग रहा है। तो इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की अपने अपमान के लिए, अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है, वो एक प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, संवैधानिक शक्ति है। उसको संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून के माध्यम से कम या समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप भारत में लोगों के अधिकारों का संरक्षण तभी कर सकते हो जब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लोग मानेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगातार कोई अनावश्यक कमेंट करेगा और सुप्रीम कोर्ट उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या न्यायालय की अवमानना के तहत दंड नहीं देगा तो इससे सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का हनन होगा और सुप्रीम कोर्ट के लिए जो अभी लोगों के मन में भरोसा रहता है वो समाप्त होगा। तो यही बेसिकली ये पूरी न्यूज़ है। अब हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि क्या संविधान में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है? तो बिल्कुल नहीं किया गया है। हमारे संविधान में हमने 2 आर्टिकल देखे जहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के लिए, इसी तरह हाई कोर्ट के लिए भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात है। लेकिन किसी भी आर्टिकल में यह नहीं बताया गया है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या न्यायालय की अवमानना किस बात को माना जाए। अगर हम देखें आर्टिकल 142 के हिसाब से तो वहां पर संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संसद इस संदर्भ में कानून बनाए कि क्या चीज न्यायालय की अवमानना है और क्या नहीं है। तो याद रखिएगा, जिस प्रकार हमारे संविधान में आर्टिकल 29 और 30 में माइनॉरिटी शब्द का तो जिक्र है लेकिन उसको परिभाषित नहीं किया गया है, सेम वैसे ही अगर हम देखें तो आर्टिकल 142 क्लॉज 2 और साथ ही साथ 129 में भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का तो जिक्र है, यानी न्यायालय की अवमानना का तो जिक्र है, लेकिन उसको कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो फिर न्यायालय की अवमानना किसको माना जाता है? संसद ने भारत में एक कानून बनाया है, कानून का नाम है द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971, यानी न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971। इसके माध्यम से जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है या न्यायालय की अवमानना है, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है सिविल अवमानना, पहला भाग है सिविल और दूसरा भाग है क्रिमिनल। यानी पहले में जो है वो सिविल अवमानना के अंतर्गत आती है, दूसरे में क्रिमिनल अवमानना के अंतर्गत आती है। दोनों में अंतर क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय को, किसी डिक्री को कोई मानने से मना करता है या उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है तो इसको माना जाता है क्या? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और सिविल, यानी सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसको माना जाता है। बस अंतर यही है कि सिविल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मतलब है कि डिसीजन, न्यायालय के डिसीजन को फॉलो न करना या ना मानना। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति अगर न्यायालय के काम में बाधा उत्पन्न करता है, साथ ही साथ या उसके ऊपर कुछ ऐसे अनावश्यक कमेंट करता है जो न्यायालय की गरिमा का हनन करें, तो वो होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये रही पूरी न्यूज़। हमने इसके कई एस्पेक्ट्स या कई डायमेंशंस कवर किए हैं, उम्मीद है कि आप लोग समझ पाओगे। अमन सिंह, गुड मॉर्निंग भाई। तो ये हमने कवर कर लिया है दूसरी न्यूज़। अब हम चलेंगे आज की तीसरी खबर पर। देखिए, अच्छी न्यूज़ है, इससे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये भारत के ट्रेड से रिलेटेड स्कीम है और अभी अभी जो सरकार ने इसमें कुछ बड़े चेंज किए हैं। तो चलिए समझते हैं इसका पूरा नाम क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है।
कह रहा है कैबिनेट अप्रूव्स लिस्टिंग ऑफ ECGC कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ ₹440। यहां पर अगर आप इसको पढ़ो तो एक चीज आ रहा है कि जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसने अप्रूव कर दिया है क्या? पहली बात तो वो ECGC में कैपिटल इन्फ्यूजन करेगा, यानी पैसे डालेगी सरकार। दूसरी चीज कहा है कि इसकी लिस्टिंग कराई जाएगी शेयर मार्केट में। तो अभी ये कम समझ में आएगा, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं, इसका बेसिक से थोड़ा सा डिस्कस करने का बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ECGC होता क्या है। इसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट का मतलब कि भारत के निर्यात से संबंधित ये स्कीम है। और इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि ये है क्या और क्यों इसको लाया गया। देखिए ये जो आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। सबसे पहले यह याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। तब इसका नाम दूसरा था, लेकिन धीरे धीरे बदलते हुए नाम वही हो गया जो आज आपको दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहली चीज यह है कि यह है क्या? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ECGC है क्या? देखिए हम एक बात करते हैं कि मान लेते हैं, एक मिनट, ठीक, हम एक बात करते हैं कि मान लिया कि ये भारत में एक्सपोर्टर है कोई, और इधर कोई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बैठा कोई बायर है, ठीक है ना। माना कि भारत का जो एक्सपोर्टर है उसने क्या किया? अमेरिका में एक्सपोर्ट किया, ठीक। इस एक्सपोर्ट के बदले इस एक्सपोर्टर को क्या मिलेगा? इसको मिलेगा पैसा, ठीक। अभी क्या हुआ कि मान लिया भारत के किसी एक्सपोर्टर ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के किसी बायर को कुछ सामान भेजा, लेकिन उसका पैसा फंस गया, यानी ये बायर जो है ये एक्सपोर्टर का पैसा नहीं दे रहा है। अब क्या होगा कि हो सकता है एक्सपोर्टर को इससे भारी नुकसान हो जाए, या तो उसका बिजनेस बंद हो गया, या फिर वो फिर से मतलब इतना निगेटिव हो गया कि वो अब एक्सपोर्ट करना नहीं चाह रहा है। तो इसका सबसे निगेटिव इम्पैक्ट क्या आएगा कि भारत का एक्सपोर्ट कम होगा। अगर भारत का एक्सपोर्ट कम होगा, निर्यात कम होगा, तो इससे भारत में विदेशी मुद्रा कम आएगी। अगर भारत में विदेशी मुद्रा कम आएगी तो इसका मतलब है कि हम जो बहुत सारी चीज़ें दूसरे देशों से आयात करते हैं, जैसे कच्चा तेल, तो वो नहीं खरीद पाएंगे। कच्चा तेल नहीं खरीद पाएंगे तो भारत में ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन रुकेगा और सप्लाई रुक जाएगी सारी चीज़ों की, चाहे वो खाद्य चीज़ें हों या उपभोग वस्तुएं हों, सबकी। इसलिए भारत में एक बनाया गया क्या? ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब ये क्या करता है? देखिए इसके कई काम हैं। पहली, अगर भारत का कोई एक्सपोर्टर अमेरिका के बायर को क्या कर रहा है, भारत, ये इंडिया लिख लीजिएगा इधर, और अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो यही माइंड में बनाने का प्रयास करिएगा, इससे समझ में आ जाएगा। देखिए अब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो मैं ऐसे करूंगा कि जो ये एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है, ये क्या करेगी कि अगर भारत का कोई एक्सपोर्टर अमेरिका के किसी बायर को सामान निर्यात करना चाह रहा है, तो पहले क्या करेगी? ECG, जो बैंक, अमेरिकन बैंक होगी, अमेरिकन फेडरल बैंक जिसे हम कहते हैं, उससे क्या करेगी? इस बायर के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगी, यानी अमेरिका की बैंक से पूछेगी कि इसकी क्रेडिट कैसी है। जो इसकी क्रेडिट अमेरिका के बैंक बताएगी वो इनको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर देगी कि जिस व्यक्ति को आप अपना सामान निर्यात कर रहे हो उसकी क्रेडिट अच्छी नहीं है, संभल के निर्यात करना या ना निर्यात करो। साथ ही साथ ये एक प्रकार का जो एक्सपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट का इंश्योरेंस भी करती है ECGC। यानी अगर एक्सपोर्टर ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के किसी बायर को सामान भेजा और क्या हुआ कि उसका जो पैसा उसको नहीं मिला, पैसा डूब गया, तो ये जो ECGC है ये एक्सपोर्ट इंश्योरेंस करती है, और इस एक्सपोर्ट इंश्योरेंस के माध्यम से जो ये एक्सपोर्टर है उसको पैसा मिलेगा। तीसरा ECGC का काम है कि अगर पैसा डूब जाता है तो रिकवरी कराने में भी मदद करती है। कैसे रिकवरी होगी? ECGC अमेरिकन बैंक से कहेगा कि ये B नाम का जो बायर है
आपके देश में, ये हमारे एक्सपोर्टर का उससे सामान लेकर उसको पैसा नहीं दे रहा है। बैंक ऑफ अमेरिकन बैंक क्या कहेगी कि इस बायर से कहेगी कि आप पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, इस पर प्रेशर डालेगी। तो ये क्या है बेसिकली, ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है भारत में, एक्सपोर्ट को बढ़ाना ताकि फॉरेन करेंसी प्राप्त हो और भारत की इकोनॉमी मजबूत हो। तो याद रखिएगा कि अगर इसको फिर से मैं एकदम संक्षिप्त रूप से बता रहा हूँ, याद रखिए कि अगर भारत का कोई एक्सपोर्टर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक्सपोर्ट करता है तो उसके कभी कभी पैसा डूबने की भी संभावना रहती है। इसलिए भारत सरकार ने एक संस्था बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये क्या करता है, पहले तो वहाँ का जो मुख्य बैंक है अमेरिका का, उससे उस व्यक्ति के बारे में, बायर के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा कि ये मेरे देश का जो एक्सपोर्टर है उसका पैसा डुबा तो नहीं देगा, खा तो नहीं जाएगा। दूसरी चीज़, अगर फिर भी एक्सपोर्ट डूब जाता है तो ये एक प्रकार का एक्सपोर्ट इंश्योरेंस करता है और पैसा किसको देगा, एक्सपोर्टर को देगा। तीसरी चीज़ क्या है कि पैसे की रिकवरी में भी ये मदद करता है। कैसे, जो वहाँ की बैंक है उनसे कहेगा कि आप अपने बायर के ऊपर पैसा डालिए, अपने देश के नागरिक के ऊपर पैसा डालिए कि वो पैसा वापस करे। तो उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। अब आ जाएं हम न्यूज़ पर। अब अगर आप न्यूज़ देखो तो आपको कुछ समझ में आएगा। पहले अब न्यूज़ देख लेते हैं। अगर आपने ईसीजीसी का मतलब समझ लिया है तो देखिए, अब न्यूज़ देखिए तो यहाँ पर दो चीज़ें कही गई हैं। पहली बात तो ये कहा गया है कि ईसीजीसी में सरकार पैसा डालेगी, कैपिटल इन्फ्यूजन या इन्फ्यूज करेगी। कितना, 4400 करोड़ रुपए। दूसरी चीज क्या कहा गया है कि ईसीजीसी की लिस्टिंग की जाएगी। तो चलिए दोनों को अलग अलग समझ लेते हैं। पहले समझ लेते हैं कि जो सरकार पैसा डालेगी उससे क्या फायदा होगा। पहली चीज ये कही गई कि सरकार ईसीजीसी में यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड में कुछ 4400 करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन करेगी या पैसा डालेगी। इससे फायदा क्या होगा कि जो ईसीजीसी का कार्य क्षेत्र है जिसके माध्यम से वो एक्सपोर्टर का इंश्योरेंस करती है वो बढ़ जाएगा। इसका फायदा क्या होगा कि भारत में बहुत सारे एक्सपोर्टर को ईसीजीसी कवर करेगा, बहुत सारे एक्सपोर्टर के एक्सपोर्ट का इंश्योरेंस करेगा, जिससे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, भारत को फॉरेन करेंसी अधिक मात्रा में प्राप्त होगी और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो हमने पहले क्या देख लिया कि सरकार ने जो 4400 करोड़ रुपए ईसीजीसी में डाला है उसका क्या फायदा हुआ। दूसरी चीज क्या कही गई है, कैबिनेट अप्रूव्स लिस्टिंग ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड थ्रू द इनिशियल पब्लिक ऑफर। देखिए, जब कोई भी, आप ये समझ लो, कोई भी इंस्टीट्यूशन या संस्था पहली बार स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट कराती है, सीधी सी बात है कि अगर कोई संस्था पैसा जुटाना चाहती है, कैपिटल जुटाना चाहती है, तो करती क्या है कि अपने आप को सबसे पहले स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, जो भी आप समझो, वहां पर अपने आप को लिस्ट कराती है और लिस्ट कराने के बाद ही वो शेयर जारी करती है। फिर उसके शेयर को कोई खरीदता है और जो व्यक्ति खरीदता है उसको हिस्सा मिल जाता है और साथ ही साथ वो पैसा दे देता है। इसको थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि मान लिया ये ईसीजीसी है, अब उसको स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर बेचने हैं और पैसा इकट्ठा करना है। ठीक है ना, मैं कह रहा हूं कि ये ईसीजीसी है और इसको स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर बेचने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अभी। अब क्या होगा, सबसे पहले जरूरी है, और कोई शेयर बेचता क्यों है, जब किसी के पास पूंजी की जरूरत होती है तो वो शेयर बेचकर पैसा इकट्ठा करता है और अपना हिस्सा छोड़कर किसी और को अपनी कंपनी में या अपनी किसी भी इंस्टीट्यूशन में हिस्सा दे देता है। अब इसको समझो, देखो, मान लिया ईसीजीसी को कैपिटल की जरूरत है तो वो यहां पर सबसे पहले अपने आप को लिस्ट कराएगा। ठीक, दूसरी चीज क्या होगी, जब ये लिस्ट करा देगा तब इसको ये अधिकार मिलेगा कि ये इस स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर का विक्रय करे या अपने शेयर को विक्रय करेगा। अब जब ये स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से अपने शेयर को बेचेगा तो इससे फायदा क्या होगा कि मान लिया कोई ए नामक व्यक्ति है, उसने ये शेयर खरीदा, शेयर खरीदेगा तो इसका मतलब है कि पैसा किसको मिलेगा, ये ए नामक व्यक्ति ने इस कंपनी का शेयर खरीदा और इसको क्या दे दिया, इसको दे दिया मनी या कैपिटल। ठीक है ना, अब कैपिटल मिल गया ईसीजीसी को, ईसीजीसी अपना क्या करेगा, कार्य जो है उसको वृद्धि कर लेगा, कार्य क्षेत्र को बढ़ा देगा, क्योंकि अब वो अधिक से अधिक एक्सपोर्टर को कवर कर पाएगा। दूसरी चीज है, ए को क्या फायदा है, ए को क्या होगा कि ईसीजीसी में कुछ शेयर मिल जाएगा, कुछ अधिकार
मिल जाएगा। तो उम्मीद है अब आप लोग इसको समझ पाए होंगे। अब जरा आप अगर न्यूज़ पर आ जाओ तो देखो कितना आसान हो गया है। अब कैबिनेट अप्रूव्स लिस्टिंग ऑफ ईसीजीसी, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है ईसीबीसी की, ईसीजीसी की लिस्टिंग कराना स्टॉक मार्केट में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ ₹4400 करोड़। इसका मतलब है कि सरकार पैसा डाल रही है। दोनों का मुख्य उद्देश्य यही है कि ईसीजीसी के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जाए ताकि ईसीजीसी भारत के अधिक से अधिक निर्यातकों को कवर करे। तो उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। यही रही आज की न्यूज़। थोड़ा सा टेक्निकल है क्योंकि इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की न्यूज़ थोड़ी सी टेक्निकल होती है। अब हम चलेंगे आज की चौथी खबर पर और देखेंगे कि आज की चौथी खबर है क्या। तो बहुत बड़ी खबर है। क्यों? क्योंकि नासा ने एक अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। तो चलिए देखते हैं न्यूज़ क्या कह रहा है। द गार्जियन का आर्टिकल है, नासा लॉन्चेस लेटेस्ट लैंडसैट 9। सैटेलाइट का नाम याद रखिएगा, लैंडसैट 9। देखिए याद रखिएगा जो इंडियन सैटेलाइट होते हैं, जो अभी तक का आप पैटर्न देखो एग्जाम्स का, तो जितने भी भारतीय उपग्रह होते हैं या इंडियन सैटेलाइट होते हैं उनके बारे में एग्जामिनर बहुत डीप जाकर क्वेश्चन पूछता है। लेकिन जो भी किसी दूसरे देश के सैटेलाइट होते हैं उसके बारे में अभी तक का जो पैटर्न है उसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। पहला, किस देश का सैटेलाइट है, यानी क्वेश्चन आपसे ऐसा आएगा, हु लॉन्च्ड लैंडसैट 9 सैटेलाइट। 4 ऑप्शन होंगे, अमेरिका, चाइना, रशिया। तो पहला क्वेश्चन ये याद रखिएगा कि ये जो सैटेलाइट लॉन्च किसने किया, नाम देकर जो देश पूछा जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या पूछी जाती है कि ये किसने किसने लॉन्च किया है, यानी क्या अमेरिका ने लॉन्च किया है या साथ में किसी और ने लॉन्च किया है। तीसरी चीज़, जो दूसरे देशों के सैटेलाइट होते हैं पूछा जाता है ये किस प्रकार का सैटेलाइट है, ये अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है या कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो ये सारी चीज़ें दूसरे देशों के सैटेलाइट के बारे में पूछी जाती हैं। लेकिन अगर आप इंडियन सैटेलाइट कोई लॉन्च हुआ तो उसमें एग्जामिनर का जो अभी तक आप एग्जाम्स का पैटर्न देखो तो एग्जामिनर जो है वो बहुत डीप जाके क्वेश्चन पूछते हैं अगर इंडियन सैटेलाइट है। तो ये बेसिक अंतर है किसी फॉरेन लॉन्च पर और इंडियन लॉन्च पर। तो चलिए समझते हैं ये है क्या और किसने लॉन्च किया है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सैटेलाइट पर। देखिए सैटेलाइट का नाम है लैंडसैट सैटेलाइट, यानी अगर आप इसको देखो तो ये किसने लॉन्च किया है, ये नासा ने, जो कि अमेरिका की या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसको लॉन्च किया है। और किसके साथ मिलकर, ये मिलकर लॉन्च किया है यूएसजीएस यानी यूनाइटेड स्टेट जियोग्राफिकल सर्वे या जियोलॉजिकल सर्वे है। यानी याद रखिएगा, मैं अभी खुद 100% क्लियर नहीं हूँ, या तो ये यूनाइटेड नेशन जियोलॉजिकल सर्वे या जियोग्राफिकल, जहाँ तक इसका फुल फॉर्म होगा जियोलॉजिकल सर्वे। अब इसका मतलब क्या है ये समझ लीजिए। तो ये याद रखिएगा, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप दो चीजें लिख लीजिएगा, नासा प्लस यूएसजीएस। ये याद रखिएगा आप लोग कि अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें इस बात का ध्यान रखो कि इसको नासा ने और यूएसजीएस ने इसको लॉन्च किया है। याद रखिएगा, पहली चीज ये जानना जरूरी होता है किसी भी सैटेलाइट के बारे में। देखिए अमेरिका में 1972 में एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, उस सैटेलाइट का नाम था लैंडसैट 1। और अभी जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है 2021 में, इसका नाम है लैंडसैट 9। तो जो 50 साल पहले एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी जिसके तहत लैंडसैट 1 लॉन्च किया गया था 1972 में, अभी उसी का 9th वर्जन लॉन्च किया है जिसको हम जान रहे हैं ये लैंडसैट 1 था। और अभी कौन सा लॉन्च किया गया है, लैंडसैट 9। ये किस प्रकार का, सबसे जरूरी है कि ये किस प्रकार का सैटेलाइट है ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसको कहते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट या शॉर्ट फॉर्म में ईओएस बोलते हैं। तो ये क्या है ये समझो। देखो ये सैटेलाइट क्या करेगा कि पृथ्वी का ऑब्जर्वेशन करेगा, पृथ्वी का अवलोकन करेगा। इससे क्या मतलब है, ये देखेगा कि कहाँ पर कितना जंगल है, कहाँ पर जंगल कट रहा है, कहाँ कितनी बर्फ है, बर्फ कितनी पिघल रही है, कहाँ पर पानी है, पानी किस प्रकार से पानी की कमी हो रही है, कहाँ कहाँ पर वाटर बॉडी समाप्त की जा रही हैं, कहाँ पर कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति है, कहाँ कहाँ पर उनका क्षरण हो रहा है। तो ये बेसिकली जो होता है ये पृथ्वी पर क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है,
पृथ्वी के बारे में सारी जानकारी देता है। इस जानकारी का फ़ायदा क्या है? इस जानकारी का फ़ायदा ये होता है कि इस जानकारी का प्रयोग करके जो सरकार हैं वो क्या करती हैं, पॉलिसीज़ बनाती हैं। अमेरिका में जो लैंडसैट अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम था, 2008 तक जो इसका डेटा होता था, या अमेरिका का आपको पता है कि सैटेलाइट सिस्टम दुनिया में सबसे अच्छा है। 2008 तक अमेरिका जो भी इससे डाटा प्राप्त होता था उसका यूज़ केवल स्वयं करता था, दुनिया के देशों के लिए, रिसर्चर्स के लिए उपलब्ध नहीं कराता था। लेकिन अब अमेरिका ने, यानी 2008 के बाद से अमेरिका ने इसको ओपन प्लेटफॉर्म पर डाटा डालना शुरू कर दिया है। किसी भी देश का कोई भी रिसर्चर्स इस सैटेलाइट यानी लैंडसैट सीरीज से जो भी डाटा प्राप्त होता है उसका प्रयोग करके रिसर्च कर सकता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो लैंडसैट 9 जाएगा, ये जो पहले इसके भेजा गया था लैंडसैट 8, उसके साथ क्या करेगा, उसके साथ एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन स्थापित करके काम करेगा। इसी तरह ये लैंडसैट 9 एक तो लैंडसैट 8 के साथ कोऑर्डिनेशन स्थापित करेगा, साथ ही साथ यूरोप का एक सैटेलाइट है सेंटिनल-2, उसके साथ भी कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का काम करेगा। तो इस बात को सबसे पहले याद रखिएगा। ये जरूर याद रखिएगा कि ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अभी इसमें और लैंडसैट 8 में या लैंडसैट सीरीज के पहले वाले सैटेलाइट में अंतर क्या है, तो ये एकदम कटिंग एज टेक्नोलॉजी से एकदम मतलब अब लैस है, यानी इसमें अत्याधुनिक तकनीकी भेजी गई हैं ताकि कई प्रकार की जानकारी इकट्ठी की जा सके। सबसे पहले जैसे इसमें भेजा गया है एक ऑपरेशनल लैंड इमेजर, ये थोड़ा सा डीप है लेकिन ऐसे ही सुन लीजिए, ऑपरेशनल लैंड इमेजर। अब ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, जो सूर्य की किरणें पृथ्वी से टकरा कर वापस आती हैं, यानी सूर्य की शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है, सोलर स्पेक्ट्रम आता है, ऐसे पृथ्वी से टकराता है, उसके बाद वापस जाता है। तो ये सैटेलाइट जो सोलर स्पेक्ट्रम आता है, पृथ्वी से टकराकर वापस जाता है, उससे उसको प्राप्त करके उसके स्पेक्ट्रम का अध्ययन करेगी, सोलर स्पेक्ट्रम का अध्ययन करेगी। दूसरा क्या है, थर्मल इंफ्रारेड स्कैनर, ठीक है ना, ये अर्थ की हीट को बताएगी या अर्थ के टेम्परेचर को बताएगी। इतना तो डीप पूछेंगे नहीं, ये मत लिखिएगा, टेम्परेचर को बताएगी। तो ये दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐड किए गए हैं, लेकिन ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दूसरे देश की सैटेलाइट है। अगर ये इंडिया की सैटेलाइट होती तो आपसे बहुत डीप जाके क्वेश्चन पूछा जाता। तो ये रही हमारी चौथी न्यूज़। और अब हम चलेंगे आज की लास्ट खबर पर, और बहुत अच्छी स्कीम है, डीएनए का आर्टिकल है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि आर्टिकल क्या है और क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉली जायसवाल, गुड मॉर्निंग। तो चलिए समझते हैं कि ये क्या न्यूज़ है और क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए न्यूज़ क्या है, सबसे पहले इसको देख लीजिए। कह रहा है कि गवर्नमेंट्स सेक्रेट सीनियर सिटीजन्स जॉब पोर्टल ओपन्स फ्रॉम टुडे, यानी सरकार का जो एक पोर्टल है सेक्रेट, ये आज से ओपन हो चुका है। हमें समझना है कि आखिर ये जॉब पोर्टल है क्या। चलिए समझते हैं। देखिए अगर मैं इसको एक माइंड मैप से बताऊं, आप नोट्स भी बना सकते हो। इसका उद्देश्य क्या है कि ये एक पोर्टल सरकार ने बनाया है, इस पोर्टल का नाम है सेक्रेट पोर्टल। अब इसमें फायदा क्या होगा ये समझो। आपको पता है कि भारत में कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको काम करने की ज़रूरत भी होती है, यानी उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो अपना बुढ़ापा अच्छे से बिता सकें, इसलिए उनको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। तो सरकार इस मामले में, यानी ये सबसे पहले तो ये जान लो, ये स्कीम किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी सामाजिक न्याय और उद्यमिता मंत्रालय की स्कीम है। मिनिस्ट्री जरूर याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा पोर्टल से रिलेटेड क्वेश्चन जो आता है मिनिस्ट्री से। दूसरी चीज, पोर्टल किस चीज से रिलेटेड है, इससे। तो मिनिस्ट्री कौन सी है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और उद्यमिता मंत्रालय की ये स्कीम है या पोर्टल है। दूसरी चीज ये है क्या, देखिए मान लेते हैं कि ये सेक्रेट पोर्टल है और कोई भारत में ऐसे बुजुर्ग जिनकी एज कितनी है, 60 वर्ष से अधिक है, 60 वर्ष या उससे अधिक के बुजुर्ग हैं, उनको किसी काम की ज़रूरत है, तो वो क्या करेंगे, वो इस पोर्टल पर जाएंगे, सेक्रेट पोर्टल पर जाएंगे, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। क्या करवा देंगे, रजिस्ट्रेशन करा देंगे। किस प्रकार से,
बताएंगे उनकी एजुकेशन क्या है, उनकी स्किल क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका वर्क एक्सपीरियंस क्या है। इसी तरह एम्प्लॉयज़ पहुंच गए, यानी ये देखो तो आप एम्प्लॉय पहुंच गए, ऐसे एम्प्लॉय जिनकी एज 60 वर्ष या उससे अधिक है। साथ ही साथ इस पोर्टल पर सरकार क्या करेगी कि जो एम्प्लॉयर हैं उनको भी इस पोर्टल पर लाएगी, यानी एम्प्लॉयज भी इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, एम्प्लॉयर भी इस पोर्टल पर आएंगे। एम्प्लॉयज अपनी पूरी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लिखेंगे, एम्प्लॉयर जिनको ज़रूरत होगी एम्प्लॉयज़ की इस पोर्टल पर अपनी जो भी उनका काम होगा उस काम के हिसाब से एम्प्लॉयज़ को यहाँ से उठा लेंगे। तो दो चीज़ें मतलब क्या समझ में आई। पहली चीज़ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, पहली चीज़ इस मंत्रालय का है। दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि ये किस प्रकार काम करेगा, तो ये एक पोर्टल है जिसके माध्यम से एम्प्लॉय भी अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, एम्प्लॉयर भी आकर जुड़ेंगे। जो एम्प्लॉयर हैं उनको सरकार प्रेरित करेगी कि अपने काम के हिसाब से बुजुर्गों को काम में लगाइए, किससे थोड़ा सा सामाजिक दायित्व भी अपना निभाइए, और इससे होगा क्या कि बुजुर्गों का भी जीवन निर्वहन हो जाएगा और एम्प्लॉयर को भी एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे। तो बुजुर्ग जो भी हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, आज से सरकार आज से ये खुल चुका है, शायद कल से खुल गया है। सरकार इसके माध्यम से क्या कर रही है, सरकार ने क्या किया है कि जो ये पोर्टल है यहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ दोनों को लेकर आई है। ये पोर्टल जॉब की गारंटी नहीं देता, ये याद रखिएगा। ये पोर्टल केवल 60 वर्ष से अधिक के जो एम्प्लॉय हैं और जो एम्प्लॉयर हैं उनको एक पोर्टल या प्लेटफॉर्म पर लेकर आता है। ये किसी भी प्रकार की सरकार की जॉब की गारंटी नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। ये एक प्रकार का पोर्टल है, आइए रजिस्ट्रेशन कराइए। तो यही ये स्कीम थी। उम्मीद है आप लोग, ऐसा रजिस्ट्रेशन पेज है, आप देखिए, जॉब टाइटल, सर्च टाइटल, सिटी, लॉगिन, रजिस्टर, और यहाँ पर जो भी 60 वर्ष या उससे अधिक के लोग हैं वो जाकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब बात ये आती है कि सरकार ने क्या, देखिए फाइनेंस से क्वेश्चन आएगा नहीं कि सरकार ने कितना खर्चा किया है। इस पोर्टल को डेवलपमेंट के लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपए खर्चा किया है। साथ ही साथ सरकार ने यह भी कहा है कि अगले 5 वर्ष तक सरकार प्रति वर्ष के हिसाब से जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो 2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से अगले 5 वर्ष तक खर्च करेगी। यानी 10 वर्ष एक साथ, 10 करोड़ एक साथ, और अगले 5 वर्ष में 10 करोड़, 2 करोड़ प्रति वर्ष के हिसाब से खर्च करेगी। लेकिन फाइनेंस मत याद रखिएगा, 2 चीज़ याद करिए। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो पहली चीज़ आप लिखोगे मिनिस्ट्री कौन सी है, और दूसरी चीज़ लिखोगे कि ये पोर्टल है क्या, व्हाट। तो 2 चीज़ पॉइंट आप लिख लो। अगर इस पोर्टल से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बहुत आराम से टैकल कर लेंगे। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। ये 5 न्यूज़ आज हमने यहीं पर ख़त्म कर दी है। चलिए इस प्रोग्राम को यहीं पर रोकते हैं। अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।